दोस्तों, आज के समय में दुनिया भर के कई देश चंद्रमा पर कामयाबी पा चुके हैं, चाहे वो देश भारत हो, रशिया हो, यूएसए हो, चाइना हो या फिर जापान हो। लेकिन जब भी हम चंद्रमा की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग का ही नाम आता है। तो हम लोग ये तो जानते हैं कि 16 जुलाई 1969 को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया अपोलो 11 मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ था, जिससे नासा को एक ऐतिहासिक जीत मिली थी। लेकिन हम में से काफी कम लोग ही ये जानते हैं कि चांद पर पहला कदम रखने के लिए उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो चलो आज की वीडियो में हम अपोलो 11 मिशन में आने वाली सभी कठिनाइयों के बारे में जानते हैं, जो कि एस्ट्रोनॉट्स और नासा स्पेस सेंटर के द्वारा फेस की गई थी। तो दोस्तों, दिन था 20 जुलाई 1969। ये वही दिन था जिस दिन पहली बार किसी मानव ने चंद्रमा पर पैर रखकर इतिहास बनाया था और साथ ही में भविष्य में होने वाले सभी स्पेस मिशन के लिए एज गेटवे बना था। तो ये नासा का अपोलो 11 मिशन चंद्रमा की सतह पर 21 आवर्स 35 मिनट तक के लिए रुका था और 24 जुलाई 1969 को वापस धरती पर लौट आया था। हम सभी लोग बस इतना ही इसके बारे में जानते हैं, लेकिन क्या वो पता है कि चांद पर गए 3 एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बुश एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस के साथ स्पेस में क्या हुआ था, जिसके बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। तो दोस्तों, दिन था 16 जुलाई 1969, जिस दिन नासा के स्पेस सेंटर में वैज्ञानिकों का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि कुछ ही देर में अपोलो 11 3 एस्ट्रोनॉट को लेकर चंद्रमा की ओर रवाना होने वाला था। तो इन 3 एस्ट्रोनॉट में से माइकल कॉलिंस इस मिशन में एज पायलट मौजूद थे, वही नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बुश एल्ड्रिन ही चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। तो दोस्तों, 16 जुलाई 1969 को सुबह 8:32 AM पर अपोलो 11 केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था और सिर्फ 4 दिन के अंदर ही ये अपोलो 11 चंद्रमा की सतह के करीब पहुंच गया था और जिस लूनर मिशन से अटैच हुआ, जिस पार्ट से नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बाकी 2 एस्ट्रोनॉट चंद्रमा की सतह तक पहुंचे थे, उसे द ईगल नाम दिया गया था। और सब ठीक ही चल रहा था कि एस्ट्रोनॉट्स को पता चलता है कि द ईगल मॉडल अपने निर्धारित समय से 4 सेकंड आगे चल रहा था, यानी कि ये पॉसिबिलिटी बन गई थी कि जिस लोकेशन पर नासा के द्वारा ईगल को लैंड करवाया जाना था, अब वो उस एरिया पर लैंड नहीं हो पाएगा। और मून का सरफेस तो वैसे ही काफी रोकी होता है, जिस करके सभी एस्ट्रोनॉट्स की धड़कनें बढ़ी हुई थी कि इतने में ही उनके सामने एक और चुनौती आती है, और वो थी कि अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, जो कि इस मिशन में मेन कंपोनेंट था, वो एक एरर थ्रो करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, वो एरर था एरर 1202। और जैसे ही ये एरर आता है तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग तुरंत इस एरर की जानकारी ग्राउंड मिशन टीम को देते हैं। तो ग्राउंड टीम रिस्पॉन्ड करती है कि इग्नोर दिस एरर, जिसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग खुद ही इस ईगल मॉडल का कंट्रोल लेते हैं और स्पेसक्राफ्ट को एक सेफ एरिया पर लैंड करवा देते हैं। यानी कि 20 जुलाई 1969 को 8:17 पर ईगल चंद्रमा की सतह पर लैंड कर चुका होता है, जिसके बाद उन एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा इस लैंडिंग साइट को ट्रैंक्विलिटी बेस नाम दिया जाता है। और यहीं पर ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जिन्होंने चंद्रमा पर पहला पैर रखा था और अपने देश अमेरिका का झंडा शान से फहराया था। लेकिन इस वक्त तक ये एस्ट्रोनॉट्स और ग्राउंड स्टाफ इस चीज से अनजान था कि अब शायद ये एस्ट्रोनॉट्स वापस धरती पर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मून पर लेस टेम्परेचर के होने के चलते स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल पाइप में प्रेशर बढ़ चुका था और उसमें जमी हुई नमी धीरे धीरे बर्फ में बदल रही थी। और इतनी ही देर में नासा भी इसे डिटेक्ट कर लेता है और एस्ट्रोनॉट्स को सलाह देता है कि इससे पहले कि ये चीज ज्यादा घातक हो, उससे पहले तीनों एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट को छोड़कर इससे दूर चले जाए, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में प्रेशर इतना ज्यादा हो चुका था कि वो किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता था और तीनों एस्ट्रोनॉट्स वहीं चंद्रमा पर फंस जाते। लेकिन उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। तो होता यूं है कि थोड़ी देर बाद अपने आप ही बर्फ पिघलने लगती है और फ्यूल पाइप का प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। और फिर 2.5 घंटे बिताने के बाद एस्ट्रोनॉट्स ने चैन की सांस ली थी कि इतनी ही देर में एक और चुनौती उनके सामने आ जाती है। और इस बार होता क्या है कि स्पेसक्राफ्ट के एक एरिया में से स्विच टूटकर गिर जाता है, जिसके चलते सर्किट ब्रेकडाउन हो जाता है और स्पेसक्राफ्ट का वो एरिया पावर कट का शिकार हो जाता है। हालांकि थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को वो स्विच मिल जाता है, लेकिन उसे फिक्स कैसे करना है उसके बारे में तीनों में से कोई भी नहीं जानता था। फिर काफी देर मत्था मारने के बाद तीनों में से एक एस्ट्रोनॉट को एक आइडिया आता है, क्यों ना स्विच को पेन के द्वारा सर्किट बोर्ड में अटका दिया जाए। और वो ऐसे ही करते हैं और कुदरती स्पेसक्राफ्ट में हुआ पावर कट एकदम से नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद स्पेसक्राफ्ट तैयार था वापस धरती की ओर उड़ान करने के लिए। तो प्लान कुछ ऐसा था कि कोलंबिया विमान जिसके साथ उन्हें वापस धरती पर आना था, उसमें 2 मॉड्यूल थे। पहला कमांड मॉड्यूल जिसमें एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे और दूसरा सर्विस मॉड्यूल जिसमें चांद की सतह से लाया गया विमान के बाकी पार्ट्स मौजूद थे। तो प्लान के अनुसार जैसे ही कोलंबिया धरती के ऑर्बिट में आएगा तो
वैसे ही कोलंबिया मॉडल के दोनों पार्ट्स को अलग अलग डायरेक्शन में जाना था ताकि दोनों पार्ट्स आपस में टकरा ना जाए। लेकिन होता क्या है कि एक टेक्निकल ग्लिच के चलते दोनों पार्ट्स एक ही डायरेक्शन में ही एक के पीछे एक जाना शुरू कर देते हैं, और अगर ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे से टकराते तो मिलना था तो सिर्फ उन एस्ट्रोनॉट्स की मेल्टेड बॉडी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। शायद ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स अपनी किस्मत में कुछ और ही लिखवा कर आए थे। दोनों मॉड्यूल भले ही सेम डायरेक्शन में गिर रहे थे लेकिन आपस में टकराते ही नहीं, और ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स फाइनली 24 जुलाई 1969 को पैसिफिक ओशन में लैंड कर जाते हैं। और ये मिशन कुल 195 आवर्स 18 मिनट 35 सेकंड के बाद पूरा होता है, जो कि अपने प्लान मिशन से 36 मिनट की डिले से था। लेकिन जो भी कहो, ये मिशन इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। तो दोस्तों, अब आप बताओ कि आखिरकार आपका इस अपोलो 11 मिशन पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसके लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।